नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर बब्बन सिंह की, जिसने एक सुनसान हाईवे पर रात के सन्नाटे में एक अजीब ढाबे पर रुकने की भूल की। बाहर से आम दिखने वाला वो ढाबा अंदर से मौत का दरवाजा था, जहां ट्रक तो रुकते हैं लेकिन लोग कभी वापस नहीं आते। ये एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बब्बन सिंह है। उम्र 55 के पार है, पर हौसला आज भी जवान ट्रक ड्राइवरों जैसा है। पिछले 22 सालों से सड़कों पर ट्रक दौड़ा रहा हूं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां मेरी गाड़ी की धूल न उड़ी हो। पर आज तक जो कुछ देखा, सहा, झेला, वो सब उस एक रात के आगे फीका पड़ गया। वो जून की एक छिपछिपी गर्म रात थी। झारखंड से आरा बिहार की ओर माल लेकर निकलना था। माल था सीमेंट के बोरों का, वजनदार और दमघोंटू लोड। ऊपर से एसी भी उस दिन जवाब दे गया था। गर्मी में जैसे ट्रक तंदूर बना हुआ था। रात के करीब 2 बजे होंगे। आसमान में चांद तक छिपा बैठा था। सड़क सूनी थी, एकदम वीरान। ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, बस इंजन की गड़गड़ाहट और मेरी नींद से लड़ती आंखें। थकावट हावी होने लगी थी, पलकें भारी, माथा गर्म। एक झपकी आ जाती तो ट्रक किसी खड्डे में उतर जाता। तभी दूर सामने एक मध्यम सी रोशनी दिखी, जैसे किसी पुराने ढाबे की टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट। नजदीक आया तो बोर्ड पढ़ा, महालक्ष्मी ढाबा। ढाबा एकदम जर्जर हालत में था। छत पर टीन की चादरें थीं, जिन पर रात की नमी टपक रही थी। बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे, पुराने मॉडल, जैसे बरसों से वहीं खड़े हों। मेरे मन में थोड़ा सुकून आया कि चलो, कुछ तो आबादी है यहां। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और दरवाजा खोला। गर्म हवा का झोंका चेहरा चीरता सा निकला। पसीने में तरबतर मैं जैसे ही नीचे उतरा, सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखा। दुबला पतला, सांवला चेहरा, आंखें धंसी हुई, बदन पर लुंगी और ऊपर मैला कुर्ता। बोला, आ जाइए बाबूजी, गरम खाना है, चाय भी ताजा। मैंने कहा, सिर्फ चाय पीनी है। वो मुस्कुराया, बिल्कुल, बैठिए। अरे मोती, बाबूजी के लिए एक चाय बनाओ। ढाबे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू नाक में घुस गई, सड़ी हुई चीजों की, जैसे कोई पुराना मांस या बासी तेल। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। सामने एक पुराना बल्ब झूल रहा था। उसकी रोशनी पीली थी और उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि पूरा कमरा रोशन कर सके। ढाबे की दीवारों पर पुराने फटे फटे भगवानों के पोस्टर टंगे थे। एक में शिवजी थे, लेकिन आंखों पर कालिख पोती गई थी। एक कोने में हनुमान जी की तस्वीर थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा फटा हुआ था। कुछ अजीब सा अपमान भरा था उन तस्वीरों में, जैसे जानबूझकर उन्हें बिगाड़ा गया हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन हैरानी तब हुई जब मुझे वहां कोई दूसरा ड्राइवर नहीं दिखा, जबकि बाहर 3 ट्रक खड़े थे। इतने भारी भरकम ट्रक और अंदर न कोई आदमी, न कोई आवाज, सिर्फ वो बल्ब की टिक टिक और दीवार के पास रखे मच्छर मारने वाले का झनन झन। मैं थोड़ा झिझकते हुए एक बेंच पर बैठ गया। लकड़ी की वो बेंच इतनी पुरानी थी कि नीचे बैठते ही चरमराई। बगल में रखा मेन्यू बोर्ड भी मिट्टी और तेल के छींटों से भर चुका था। मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई, कोई है? कुछ सेकंड बाद अंदर के अंधेरे से एक लड़का निकला। उम्र रही होगी 15-16 साल। बदन पर डीली सी गंजी और नीचे गंदा सा पायजामा। चेहरे पर न तो कोई हाव भाव, न कोई चमक। आंखें अंदर को धंसी हुई और होंठ ऐसे जैसे महीनों से पानी न पिया हो। मैंने कहा, एक पराठा दे दे और चाय बना। वो चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। तब तक मैं इधर उधर देखने लगा। कोने में एक पुराना रेडियो रखा था, लेकिन बंद पड़ा था, और सामने वाली दीवार पर एक घड़ी टंगी थी, जिसमें टाइम रात के 2:10 दिखा रहा था। वही वक्त जो मेरी घड़ी में भी था। लेकिन वो सुइयां बिल्कुल नहीं हिल रही थीं, जैसे वक्त भी इस ढाबे में आकर थम गया हो।
कुछ ही मिनटों में वो लड़का खाना लेकर आ गया। एक स्टील की थाली में जली हुई सी दिखने वाली पराठा और एक कटोरी में दाल, जो देखने में ज्यादा गाढ़ी नहीं थी। साथ में चाय का कप, टूटा हुआ किनारा और अंदर चाय कुछ ज्यादा ही काली। मैंने पराठा उठाया तो वो बहुत ठंडा था, जैसे पहले से बना रखा हो और सिर्फ दिखाने के लिए थाली में डाल दिया गया हो। मैंने उस लड़के से पूछा, अरे भाई, ये पराठा तो बासी है, नया बनवा दे। वो बस हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान, वो कोई आम मुस्कान नहीं थी। उस मुस्कान में न गर्मी थी न अपनापन। वो मुस्कान जैसे किसी बेजान चीज की थी, जैसे कोई गुड़िया मुस्कुरा रही हो। आंखें बिल्कुल स्थिर, होंठ हिल रहे थे, लेकिन चेहरा ठहरा हुआ। मुझे उस पल एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? बाहर इतने ट्रक खड़े हैं, उनके ड्राइवर किधर गए? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर वही मुस्कान लिए बोला, सब यहीं हैं बाबूजी, सब यहीं ही तो रहते हैं। ये सुनते ही मेरी रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उस लड़के के लहजे में जो रहते हैं था, वो जैसे किसी कब्रिस्तान की बात कर रहा हो। मैं चुप हो गया, मन किया कि बस भाग निकलूं यहां से। लेकिन तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। हाथों पर जैसे पुरानी जलन के निशान थे, जैसे किसी ने किसी जमाने में जलाया हो या गर्म तेल डाला हो। वो हाथ किसी बच्चे के नहीं लगते थे, उनमें अजीब सी सख्ती थी। मैंने चाय को हल्के से होंठों तक ले जाकर सूंघा। उसमें भी वही अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी जड़ी बूटी की या फिर किसी चीज की जो इंसानों के खाने की नहीं होती। मैंने चाय नहीं पी, धीरे से कप नीचे रख दिया। उसी वक्त ढाबे के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी खींची हो या फर्श पर कोई रेंग रहा हो। मैंने लड़के से पूछा, वो क्या आवाज थी? वो बोला, कुछ नहीं बाबूजी, ढाबा पुराना है, आवाजें आती रहती हैं। पर उसका जवाब देने का ढंग जैसे रटा हुआ हो, जैसे हर किसी को यही जवाब दिया जाता हो। मैंने उठने का इरादा किया, पर तभी बल्ब की रोशनी झपकने लगी। अचानक पूरा ढाबा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे कानों को छूता निकल गया। बल्ब फिर से जला, लेकिन अब लड़का वहां नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, वो कहीं नहीं दिखा। दरवाजा भी बंद था, बाहर भी सन्नाटा। डर बढ़ता जा रहा था। मैंने थाली वहीं छोड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही अधेड़ आदमी खड़ा था जो मुझे बाहर बुला रहा था। इस बार उसका चेहरा और भी गंभीर था। आंखें एक तक मेरी आंखों में, बिना पलक झपकाए बोला, बाबूजी, खाना पूरा नहीं खाया? हमारे यहां का खाना तो लोग उंगलियां चाटते हैं। लेकिन बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने जैसे ही पराठा का एक टुकड़ा थोड़ा और जैसे ही पहला नेवाला मुंह में डाला, कुछ अजीब सा लगा। पराठा अंदर जाते ही गले में अटक गया, जैसे कोई रुई का गोला निगल लिया हो। निगलने की कोशिश की तो सांस रुकने लगी। गले में कुछ चिपचिपा सा, गर्म और भारी। एक पल को तो लगा कि अब यहीं ढाबे की जमीन पर गिर जाऊंगा। मैंने हड़बड़ाकर पानी मांगा। अरे ओ, पानी ला रे। आवाज तो निकली, लेकिन बहुत धीमी, जैसे कोई सपना देख रहा हो और मुंह से आवाज ही ना निकल रही हो। गला सूख रहा था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो। तभी निगाह कोने में पड़ी। वहीं पुराने बल्ब की मध्यम रोशनी में वो अधेड़ आदमी और लड़का खड़े थे, बिल्कुल चुपचाप, हिल भी नहीं रहे थे। पर आंखें, वो उनकी आंखें जैसे अंगारे हों। उनमें इंसानी झलक नहीं थी, न कोई भाव, न कोई ममता, बस ठंडी चमकती हुई शून्यता। मैंने डर के मारे सिर घुमा लिया। मन किया भाग जाऊं, लेकिन शरीर जवाब देने लगा था। पैर सुन्न होने लगे थे, हाथ थरथरा रहे थे, जैसे किसी ने नसों में बर्फ भर दी हो। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर आ जाएगा। पर दिमाग ने एक आखिरी जोर लगाया, नहीं बब्बन, यहां नहीं रुकना है, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने मेज का सहारा लिया और खड़ा होने की कोशिश की। कुर्सी गिर गई, जोर की आवाज हुई, लेकिन वो दोनों अब भी वैसे ही खड़े थे, बिना हिले, बिना कुछ बोले। मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। चलना मुश्किल हो रहा था, जैसे पैर जमीन में धंस रहे हों, जैसे ढाबे की फर्श किसी दलदल में बदल रही हो।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक झटके में दरवाजा पकड़ा और बाहर की तरफ धक्का मारा। दरवाजा चरमरा कर खुला और मैं जैसे तैसे बाहर आ गया। बाहर की हवा थोड़ी ठंडी थी, पर दिल की धड़कन थमी नहीं थी। ट्रक सामने खड़ा था, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, लेकिन ऐसा गर्म कि जैसे किसी ने जलते तवे से छू लिया हो। मेरी रूह कांप गई। मैं पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, खाली अंधेरा और वो टूटी टीन की छत जो हवा में चरमराती हुई हिल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या वो किसी ने सच में छुआ या मेरा भ्रम था। लेकिन एक बात तय थी, अब यहां एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा था। मैं बिना पीछे देखे ट्रक की ओर दौड़ा। शरीर अब थोड़ा चलने लगा था। शायद डर ने खून को दौड़ने का हुक्म दे दिया था। ट्रक में बैठते ही दरवाजा बंद किया। जैसे ही मैंने ट्रक की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली, जैसे कोई छिपकर मुझे देख रहा हो या फिर मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन सड़क पर सिर्फ अंधेरा और वीरानी थी। रात का सन्नाटा कानों में चोट कर रहा था। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, पर कुछ ऐसा था कि मेरे फेफड़ों तक में जैसे दहशत बस गई हो। तभी दूर से अचानक एक भयानक चीख गूंजी। वो आवाज एक औरत की थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चीख इतनी तेज, इतनी दर्दनाक थी कि ट्रक की खिड़की हिल गई। रुक जा, वापस आ जा। वो आवाज मेरी रूह तक उतर रही थी। दिल जैसे रुक सा गया। मैं शीशे की तरफ मुड़ा तो देख पाया कि पीछे जो ढाबा था वो अब आग की लपटों में घिर चुका था। पूरा ढाबा जल रहा था, पर अजीब बात यह थी कि आग के बीच कहीं भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। कोई नहीं भाग रहा था, कोई नहीं चिल्ला रहा था, बस आग का भयानक तमाशा और खामोशी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। जैसे ही मैं 60 की रफ्तार पर था, स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कांप रहे हों, पर असल में तो पूरा ट्रक ही थर्रा रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सड़कों की आवाज दब गई थी। डर ऐसा छाया कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि यह सब सच हो रहा है या कोई बुरा सपना। मुझे लगा अगर वहीं रुका तो वो आग और वो चीख मेरे पीछे पीछे आएगी, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। 90 की स्पीड पर ट्रक चालने लगा। आसमान में बादल घिर आए और हवा तेज हो गई। मेरी सांसें फूली जा रही थीं, पर मन को संभालना था। डर के बावजूद मैं अपना ध्यान सड़क पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर जाती, लेकिन वहां बस अंधेरा और सड़क की खाली पट्टी दिखती। तभी अचानक मेरी नजर पीछे मुड़कर देखने पर ठहर गई। वो आग से जलता हुआ ढाबा, वो चीख, वो सब कहीं गायब हो गया था, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। मैं आंखों पर हाथ फेरकर दोबारा देखा, पर वहां सिर्फ खाली सड़क और घने पेड़ थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मैंने यह सब देखा था या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा था? सपनों में भी कभी कभी कंधे पर कोई हाथ नहीं रखता, ये बात मैं समझ गया था। पर उस रात मेरे कंधे पर जो ठंडा हाथ लगा था, वह कभी सपनों में नहीं होता। एकदम असली, एकदम डरावना। मुझे अब पता था कि उस ढाबे में सिर्फ आग नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो मनुष्यों के बीच नहीं होना चाहिए था। सड़क के किनारे कुछ दूर जाकर मैंने ट्रक को धीरे धीरे रोका। सांसें थम सी गई थीं और दिल मानो बाहर निकलने को हो रहा था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन कहीं भी ढाबे का कोई निशान नहीं था। ना आग, ना कोई धुआं, ना धुआंधार दीवारें, बस वही खाली रास्ता और पेड़ जो हवा से हल्के से हिल रहे थे। मेरी हिम्मत टूटी जा रही थी। दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या उस ढाबे के पीछे जो कुछ भी था वह सच में कहीं गया, या वह अभी भी मेरे पीछे पीछे है? मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट की और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मेरे कानों में फिर वही चीख गूंजी, पर यह बार आवाज ज्यादा धीमी और दूर की लग रही थी, जैसे किसी आत्मा की दहाड़ जो मुझसे कह रही हो, वापस आ जा। रास्ता लंबा था और मैं अकेला था, पर अब अकेलापन कोई सांत्वना नहीं था, बल्कि एक डरावना साथी था। सुबह की पहली किरण भी अभी पूरी तरह आसमान पर नहीं आई थी जब मैं एक छोटी सी पुलिस चौकी के सामने अपनी गाड़ी रोका। पूरे शरीर में थरथराहट थी,
न सिर्फ ठंड की बल्कि डर की भी। मन में सवालों का पहाड़ टूट पड़ा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं, कहां जाऊं। मेरी जुबान जैसे थमी हुई थी, लेकिन जरूरत थी किसी से अपनी पूरी कहानी साझा करने की। पुलिस चौकी पर एक जवान सिपाही बैठा था, जिसकी आंखों में अभी भी नींद की परछाई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और वह उठकर आया। मैंने गले में फंसी आवाज निकालते हुए कहा, साहब, मैं बब्बन सिंह झारखंड से आरा जा रहा था। वहां एक ढाबा था, महालक्ष्मी ढाबा। जहां जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सिपाही ने मुझसे अंदर आने को कहा। चौकी का माहौल कुछ शांत था, पर वहीं एक अजीब सी गंभीरता थी। अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा था, जिसकी नजरें सीधे मेरी तरफ थीं। मैंने एक सांस लेकर पूरी कहानी सुनानी शुरू की। ट्रक की रात, उस ढाबे में अजीब सन्नाटा, झड़ जैसे खाने की चाय, और फिर वो डरावनी चीख, हाथ का स्पर्श, जलता हुआ ढाबा, सब कुछ। इंस्पेक्टर ने बीच बीच में सिर हिलाया, जैसे कुछ समझते हुए। जब मैंने खत्म किया तो उसने मुझे घूरते हुए कहा, बब्बन भैया, उस ढाबे को तो 8 साल पहले ही सील कर दिया गया था। मैं थोड़ा हक्का बक्का हो गया। कैसे? मैं तो कल रात खुद वहीं था। खाना खाया, वो आदमी मिला, लड़का देखा, सब देखा। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो जगह कब की बंद है। 8 साल पहले वहां एक घटना हुई थी जिसमें 4 ड्राइवरों की लाशें मिली थीं। ढाबे के पीछे जो गड्ढा था वही उनकी कब्र साबित हुआ। उस दिन से वहां कोई भी ठहरता नहीं। पुलिस ने उस ढाबे को सील कर दिया, रास्ता भी बदलवा दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो फिर वो सब क्या था? वो आदमी कौन था? लड़का कौन था? और वो जली हुई आग? मैंने आवाज में डर के साथ पूछा, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो खुद वहां से गुजरा हूं, खड़ा था, देखा सब। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ घटनाएं समझ से बाहर होती हैं बब्बन भैया। कई लोगों ने इस ढाबे के बारे में डरावनी बातें बताई हैं, पर जो बच गया उसे किस्मत वाला कहते हैं। कहते हैं कि वो जगह किसी प्रकार की शापित जगह है। जो भी वहां रुकता है उसके साथ अजीब चीजें होती हैं, और शायद ये आत्माएं उन्हें अपने साथ खींच लेती हैं। मैं बैठकर सोचने लगा। ये तो ऐसा था जैसे मैं किसी भयानक सपने में फंसा हूं, जो हकीकत बन गया। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, हमने कई बार वहां जांच की, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो साफ साफ साबित करे कि वो असलियत में क्या था। बस जो ड्राइवर मरे थे, उनके परिवारों ने कहा था कि वे अचानक रात को वहां से गुजर रहे थे और फिर वे कभी वापस नहीं आए। मेरी ठंडी रूह को राहत मिली कि मैं अकेला नहीं था, पर डर यह था कि क्या मैं भी उन लोगों की तरह खत्म हो जाऊंगा? क्या वो कुछ जो मेरे साथ था अब भी मेरे पीछे है? इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप सच में वापस जाना चाहते हो तो इस बार किसी के साथ जाना। अकेले कभी मत जाना उस रास्ते पर, और खासकर उस ढाबे के पास। मैंने सिर हिलाया और दिल से कसम खाई कि अब फिर कभी उस जगह की ओर नहीं जाऊंगा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन 4 ड्राइवरों की भी है जो आज भी उस अंधेरी जगह में फंसे हैं, और शायद हम सभी के लिए एक चेतावनी है। चौकी के बाहर निकलते वक्त सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आसमान को गुलाबी रंग से रंग रही थीं, पर मेरे दिल के भीतर का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन से मेरी जिंदगी में वो ढाबा एक अनसुलझी पहेली बन गया। आज 8 साल बीत चुके हैं उस डरावनी रात से। जितना वक्त गुजर गया, उसे कहीं ज्यादा गहराई से वो यादें मेरे दिल दिमाग में उतर गई हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे वो रात अभी भी मेरे साथ चल रही हो, जैसे उसका साया हर कदम पर मेरे पीछे हो। वो सड़क, वो ढाबा, वो आवाजें और वो एहसास, ये सब कभी नहीं मिट पाए। झारखंड से बिहार के उस लंबी सड़क पर जब भी मैं ट्रक चलाता हूं, वह रास्ता मेरी नजर में खतरनाक हो जाता है। जैसे ही महालक्ष्मी ढाबा के आसपास पहुंचता हूं, मेरे हाथ अपने आप स्पीड बढ़ा देते हैं। मन कहता है कि जितनी जल्दी उस जगह से निकल जाऊं उतना बेहतर होगा। कई बार मैंने अपने साथियों को भी समझाया है, भाइयों, अगर कहीं कोई ढाबा दिखे, खासकर उस इलाके में, तो सोच समझकर रुकना। हर रोशनी सुकून की गारंटी नहीं देती। मैंने कई बार देखा है कि ट्रक वाले उस ढाबे के पास आते जाते धीरे हो जाते हैं, पर मैं कभी भी वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं महालक्ष्मी ढाबा अब सिर्फ एक नाम नहीं,
बल्कि एक खौफनाक कहानी बन चुका है। लोगों की जुबानी जो सुनता हूं वह कहीं ना कहीं उसी डर और दहशत से भरा होता है जो मैंने महसूस किया था। कोई भी उस ढाबे पर रुकने को तैयार नहीं होता, और जो हुआ, जो रहा, उसे कोई वापस लौटकर नहीं मिला। मेरा नाम बब्बन सिंह है। 8 साल पहले की वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका अंजाम मुझे आज भी झेलना पड़ता है। वह कंधे पर रखा हाथ आज भी मेरी नींद में आता है। रात के सन्नाटे में जब सारे गांव सो जाते हैं और हवा एकदम ठंडी लगने लगती है, तो मुझे लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरा कंधा छू रहा हो। उस स्पर्श में नमी नहीं, बल्कि ठंडक और एक अजीब सी बेचैनी होती है। कई बार मैंने उस डर को समझाने की कोशिश की, मन को समझाया कि यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है। पर जब भी ट्रक चलाते हुए अचानक कोई आवाज सुनाई देती है या पीछे से कोई आहट महसूस होती है, तो मैं अपना खून जमा हुआ सा महसूस करता हूं। कभी कभी लगता है कि मेरी आंखें खुद ब खुद पीछे मुड़ती हैं, पर वहां कुछ नहीं होता। पर उस खालीपन में भी एक खौफ सा छिपा होता है, जो कहीं गहरा और जिंदा होता है। मैंने इस दौरान कई बार सुना कि कई लोग उस इलाके से गुजरते वक्त इसी तरह के अनुभव बताते हैं। वो अजीब आवाजें, बिना चेहरा दिखाए खड़े लोग और अचानक से सामने आने वाली परछाइयां। ये सब सुनकर पता चलता है कि उस जगह पर सिर्फ आग या भूत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। पुलिस ने जब मुझे बताया कि वह ढाबा 8 साल पहले सील कर दिया गया था, तब मेरी तो सारी हिम्मत ही टूट गई। इसका मतलब था कि जो कुछ भी मैंने देखा वह असली था, पर उस दुनिया का हिस्सा था जो हम समझ नहीं पाते। 4 ड्राइवर जो उस गड्ढे में मरे, उनका सच मेरे सामने था और मैं उनके सामने भी था। सवाल अब भी मन में गूंजता है, क्या मैं भी कभी उस तरह उस जगह में खो जाऊंगा? क्या मेरी भी कोई अंतहीन कहानी बनेगी? मैं जानता हूं कि डर हमेशा इंसान के साथ रहता है। वह कभी पूरा खत्म नहीं होता। वह कहीं छुपा रहता है, जब जरूरत होती है तो अचानक सामने आ जाता है। मेरे लिए तो डर एक ऐसा साथी बन गया है जो हर रात मेरे साथ रहता है। वो डर जिसने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में सावधानी बहुत जरूरी होती है, कि कहीं भी कभी भी अनजानी जगहों पर रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। औरत की वह चीख, अधेड़ आदमी और लड़के की वो खौफनाक मुस्कान, जलता हुआ ढाबा और सबसे बड़ी बात, वो हाथ जो कंधे पर पड़ा था, ये सब मेरे भीतर बसे हुए हैं। कभी कभी तो मन करता है कि किसी के साथ जाकर फिर उस जगह को देख लूं, पर डर भी बोलता है कि कभी उस जगह जाना मत। मेरे ट्रक की सड़कों पर यात्रा जारी है, पर अब मैं ज्यादा सावधान हूं। रास्ते के किनारे खड़े अजनबी ढाबों से दूर रहता हूं। रात के अंधेरे में अकेले नहीं रुकता और अपने अंदर के डर से लड़ता रहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि डर को नजरअंदाज करना मुश्किल है, पर उसके साथ जीना भी सीखना पड़ता है। वो रात मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। और मैं हमेशा याद रखूंगा कि जिंदगी में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रोशनी में सुकून नहीं छिपा होता। कहीं कहीं तो रोशनी खुद खौफ का पैगाम लेकर आती है। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो दिल में एक दबी हुई दहशत होती है, पर मैं हिम्मत करता हूं, क्योंकि डर से भागना आसान है, पर उसके साथ जीना सबसे मुश्किल। मेरी दुआ है कि जो भी उस रास्ते से गुजरे वह समझदारी से काम ले और अपने कदम संभाल कर चले। महालक्ष्मी ढाबा आज भी उस इलाके की सबसे खौफनाक याद है, और मैं बब्बन सिंह आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं।